ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लीड जेनी को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है। वो यहाँ पर अपना शिफ्ट कंप्लीट करके जा रही होती है, तो उसका डायरेक्टर उसे रोक लेता है और उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि वो बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं करती है और काम चोरी करती है। जेनी यहाँ पर उनसे कह देती है कि मैंने अपनी शिफ्ट कंप्लीट कर रही हूँ और आप मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। फिर डायरेक्टर जेनी को ऑर्डर देने लगता है कि तुम्हारी जो कलीग है वो कल किसी काम की वजह से शिफ्ट पर नहीं आ पाएगी, तो तुम उसकी जगह कल शिफ्ट पर आओगी। जेनी इस पर मना करने लगती है, तो डायरेक्टर से फोर्स करता है कि अगर वो नहीं मानेगी तो यहाँ पर इस हॉस्पिटल में उसे परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी। फिर जेनी को मानना पड़ जाता है और जो उसकी कलीग यहाँ पर होती है लिन, वो यहाँ पे डायरेक्टर को थैंक्स करने लगती है और उन्हें थैंक यू गिफ्ट देती है। हम देखते हैं जेनी को, जो कि काम में काफी ज्यादा थक चुकी होती है। तभी एक ग्रैंडपा उसे आवाज देते हैं, जो कि इस हॉस्पिटल में पेशेंट है। जेनी उनसे उनकी हेल्थ के बारे में पूछने लगती है, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और ये लो मेरी तरफ से तुम्हें मिल्क टी। जेनी खुश होकर थैंक्स बोलती है और तभी ग्रैंडपा उसे एक हैंडसम लड़के का फोटो दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। तो जेनी कहती है कि ग्रैंडपा आप क्या मजाक कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये मेरा ग्रैंडसन है और मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ और इसे तुम्हारा हस्बैंड बनाना चाहता हूँ। तो ये कहती है कि ग्रैंडपा थैंक यू इसके लिए, लेकिन अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तभी यहाँ पर इसकी कलीग लेने से कहने लगती है कि पेशेंट तुम्हारा वेट कर रहा है। फिर जेनी ग्रैंडपा से कहती है कि अब मैं अपना काम करने जा रही हूँ। ग्रैंडपा तो यहाँ पर सोचने लगते हैं कि बस एक बार इस लड़की की शादी मेरे ग्रैंडसन से हो जाए, फिर मैं उसे बोलूंगा कि वो इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे और इसे स्पॉइल करे। फिर हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद जेनी अपने घर पहुंचती है और तभी यहाँ पर उसे उसके डैड का मैसेज आता है, जो कि उसे किसी बंदे से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और कल उस आदमी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाने का बोलते हैं। और वो उसे कह देते हैं कि तुमने घर छोड़कर बाहर जाके रह रही हो तो क्या हो गया, तुम्हें अगर ग्रैंडमा की जान की फिक्र है तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। फिर जेनी बहुत ज्यादा अपसेट होती है और वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाती। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल में फिर से ग्रैंडपा का ख्याल रख रही होती है। तभी वो कह देते हैं कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगा जब तक तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी करने के लिए नहीं मान जाती। तो जेनी को ये सुनकर याद आने लगता है कि उसके डैड उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे और उन्होंने उसे आज ही शादी के लिए जाने को बोला है। फिर ये याद करते के साथ ही जेनी यहाँ पर ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या आपका ग्रैंडसन मेरे साथ आज ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेगा। तो ग्रैंडपा तो बहुत ही खुशी खुशी मान जाते हैं और जेनी से कहते हैं कि ऑफ कोर्स। फिर इसके बाद जेनी यहाँ कोर्ट के बाहर होती है और वो सोच रही होती है कि मैं अपने डैड के अरेंज किए हुए बंदे से शादी करने से अच्छा है कि ग्रैंडपा के ग्रैंडसन से शादी कर लूं। फिर यहाँ पर एक कार रुकती है और हमारा मेन लीड घूस में से बाहर निकलता है और वो जेनी से उसका नाम पूछता है, तो वो कहती है कि मैं ही हूँ। तो फिर वो उसे अंदर चलने के लिए बोलता है। फिर इसके बाद दोनों ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं और गू जेनी से पूछ लगता है कि तुम कहाँ पे रहती हो बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये कहती है कि नहीं जरूरत नहीं है, मुझे बस से जाने की आदत है। तो गू भी कहता है कि ठीक है, मुझे भी कंपनी में कुछ काम है तो मैं जाता हूँ। पर फिर वो रुक कर इसे अपना कार्ड देने लगता है और बताता है कि ये हमारा वेडिंग होम है, तुम जब चाहो वहाँ पे रहने के लिए शिफ्ट हो सकती हो। तो जेनी उससे पूछ लग जाती है कि क्या तुम भी वहाँ पे रहने के लिए जाओगे। ये सुनकर गू से देखने लगता है। जेनी कहती है कि मेरा मतलब था कि हम दोनों साथ रहेंगे लेकिन अलग अलग रूम में। और फिर जेनी नर्वस होने लगती है कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर ये कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और वो चला जाता है। फिर इसके बाद जेनी जैसी अपने घर के पास पहुंचने वाली होती है, तभी वो यहाँ पर अपने डैड को गार्ड्स के साथ देख लेती है और गार्ड यहाँ पर उसके डैड को बता रहा होता है कि जेनी घर पे नहीं है और आसपास कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। तो उसके डैड कहते हैं कि रुको, जरूर वो अपनी ग्रैंडमा के पास होगी, हम उसे ढूंढ के रहेंगे, चाहे जो हो जाए, मुझे उसे बांधना क्यों ना पड़े, लेकिन शादी तो उसे करनी पड़ेगी। अब जेनी यहाँ सोच लेती है कि वो कुछ टाइम के लिए अपनी ग्रैंडमा के पास भी नहीं जा सकती है और अगर वो होटल में रहेगी तो उसके डैड उसे ढूंढ ही लेंगे। फिर जेनी यहाँ पर रहने के लिए गू के दिए हुए घर में चली जाती है। दूसरी तरफ हम गू को देखते हैं, जो कि किसी क्लाइंट के साथ बिजनेस डिनर के लिए गया था और यहाँ पर वो काफी ड्रंक होता है। जैसे वो कार में बैठता है तो उसे उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है, जो कि उसे बोलने लगते हैं कि आज ही तुमने जेनी से शादी करे हो, इसलिए तुम दोनों आज से एक ही साथ रहोगे और अपने वेडिंग होम में रहोगे। यहाँ पर गो मना करने लगता है कि ग्रैंडपा अभी मैं उससे ज्यादा जानता भी नहीं हूँ, तो साथ में रहना सही नहीं होगा। पर ग्रैंडपा इसे चिल्लाते हैं और उसे अपने हस्बैंड वाली ड्यूटी पूरी करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि वो दोनों साथ रहेंगे तभी तो उनकी फीलिंग्स डेवलप होगी। तो फिर गो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम जेनी को देखते हैं, उसे उसके ग्रैंडमा की कॉल आती है, जो कि उसे बता रही होती है कि उसके डैड यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आए थे। जेनी उनसे बताती है कि ग्रैंडमा आप मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ और मैं अभी कुछ टाइम के लिए आपसे नहीं मिल पाऊंगी। अब तभी इतने में जेनी को किसी के घर में आने की आवाज आती है और वो डर जाती है कि कहीं कोई चोर तो नहीं। हम देखते हैं कि वो तो गो होता है, जो कि बिल्कुल भी होश में नहीं था। यहाँ पर जेनी कोई चीज लेकर उसे पीछे से मारने जाती है और तभी वो घूम जाता है। फिर जैसी वो उसे देखती है तो शॉक रह जाती है और जल्दी से उसे दूर होकर उसे कहती है कि सॉरी, मुझे लगा कि कोई चोर है। तो गू इसे कहता है कि फिक्र मत करो, ये जगह बहुत ही सेफ है और यहाँ पर कोई चोर नहीं आएगा।
फिर जेनी यहाँ पर उसे घर के लिए थैंक्स बोलने लगती है और कहती है कि मैं ये वाले रूम में रह रही हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें प्राइवेसी की काफी पड़ी रहती है, तो तुम दूसरे वाले रूम में रह लो। और ऐसा बोलकर जल्दी से रूम में भाग जाती है। गू सोचता है कि लगता है इसे मेरे पर शक हो रहा है कि मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूँ, तो इसलिए ये डर के भाग गई। फिर अगली सुबह जेनी अपने रूम से बाहर निकलती है और गू को देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और उसे बताती है कि अब मैं अपने काम के लिए जा रही हूँ। जैसे वो जाने लगती है तो गू से पूछता है कि क्या तुम कोई प्रॉब्लम में फंसी हो। तो जेनी उसे पूछती है कि क्या तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया। तो ये कहता है कि नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस कल रात मैंने तुम्हारी रोने की आवाज़ सुना तो मुझे लगा कि शायद तुम कोई प्रॉब्लम में होंगी। जेनी कहती है कि नहीं, बस कुछ अपसेटिंग चीज़ें याद करके मैं रो रही थी। वो कहता है कि अगर तुम कोई प्रॉब्लम में फंसी हो तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, वैसे भी अब तुम मेरी वाइफ हो। तो जेनी से मना कर देती है और कहती है कि थैंक्स इसके लिए, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, और वो चली जाती है। तो गू सोचने लगता है कि क्या इसे सच में मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है या ये सब सिर्फ इसका नाटक है। फिर जेनी यहाँ हॉस्पिटल पहुंच जाती है और तभी एक बंदा आकर उसे बताने लगता है कि मेरी वाइफ वहाँ बीमार है, डॉक्टर प्लीज आप चल के उसे चेक कर लो। तो जेनी जल्दी से उसकी वाइफ को देखने के लिए जाती है, पर यहाँ पर तो ये बंदा इसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब जेनी को होश आता है तो उसके सामने उसकी स्टेप मदर होती है। जेनी उन्हें चिल्लाने लगती है कि आप कितनी शेमलेस है जो आपने मुझे किडनैप कर लिया है। तो इसकी स्टेप मॉम बताने लगती है कि तुमने हमें ये करने पर मजबूर किया है, मिस्टर वांग अब तुम्हें लाइक करता है तो अब तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। और वो मेट को कह देती है इसे रेडी करने के लिए। तो जेनी चिल्लाने लगती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो इसकी स्टेप मॉम कहती है कि ये तुम्हारे डैड का ऑर्डर है। तो जेनी बताने लगती है कि अब मैं मैरिड हूँ, इसलिए आप लोग मेरी शादी वापस नहीं करवा सकते। तो स्टेप मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मिस्टर वांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो मेट्स को कहती है कि तुम लोग देख क्या रही हो, जल्दी से इसे पकड़ के लेकर चलो। फिर हम यहाँ पर हॉस्पिटल में ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि पूछ रहे होते हैं कि जेनी यहाँ पर क्यों नहीं है। मुझे उसे पूछना था कि गो और उसके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। तभी यहाँ पे नर्स बातें करने लगती है कि जेनी यहाँ हॉस्पिटल तो आई थी और कोई बंदा उसे अपनी वाइफ को दिखाने के लिए लेकर गया था, पर पता नहीं वो बंदा भी कहाँ चला गया और डॉक्टर जेनी भी नहीं दिख रही है। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा तो समझ जाते हैं कि जेनी खतरे में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनी की स्टेप मॉम उसे फोर्सली लेकर जा रही होती है, पर इतने में यहाँ पर घर पे पुलिस आ जाते हैं और बताते हैं कि किसी ने उन्हें रिपोर्ट किया कि यहाँ पर किसी को हेल्प की जरूरत है। तो स्टेप मॉम यहाँ पर बहाना बनाने लगती है कि यहाँ पर किसी को भी हेल्प की जरूरत नहीं है और आप लोग कुछ भी मिसअंडरस्टैंड मत करो, ये तो मेरी बेटी है और कोई और थोड़ी ना है। तो ऑफिसर यहाँ पर जेनी से पूछते हैं कि लड़की क्या तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है। तो वो हाँ बोलती है और ऑफिसर के साथ बाहर आ जाती है और वो बाहर गू को देखकर समझ जाती है कि उसने ही पुलिस को रिपोर्ट किया है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर यहाँ पर वो ऑफिसर से कहती है कि आप लोग जाओ, मुझे पिक करने के लिए कोई आया हुआ है। तो ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं और फिर उसके बाद जेनी गू के साथ यहाँ हॉस्पिटल आ जाती है। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या गू ने सारी चीजें ठीक से हैंडल किया। तो जेनी कहने लगती है कि ग्रैंडपा आपकी और गू की हेल्प की वजह से मैं आज सेफ हूँ, तो आपका बहुत थैंक यू। फिर यहाँ पर गू भी आ जाता है तो ग्रैंडपा उसे कहने लगते हैं कि फाइनली मेरे ग्रैंडसन को टाइम तो मिला मुझे देखने आने के लिए। तो गू कहता है कि ग्रैंडपा आप तो जानते हैं ना कि मैं 2 दिन पहले ही अब्रॉड से वापस आया हूँ और इतना बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं नहीं जानता, तुम चाहे कितने भी बिजी रहो, तुम्हें जेनी का अच्छे से ख्याल रखना है और इसे अपनी स्वीट हार्ट बना के रखना है। तो जेनी सुनकर शर्मा जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा आप दोनों बात करो, मैं जाती हूँ। फिर यहाँ पर गू अपने ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि आप इस लड़की को इतना क्यों लाइक करते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की है और उसने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखी है, तभी मैं इतना जल्दी ठीक हो पा रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें भी उसका अच्छे से ख्याल रखना है। गू कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप तो जानते हैं ना कि मैंने बस आपकी फोर्स करने पर उसे शादी कर लिया, तो क्या आपको डर नहीं है कि मैं उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि फीलिंग्स डेवलप हो सकती है और जेनी इतनी अच्छी है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें उससे प्यार होके रहेगा। और ये बोलते हुए ग्रैंडपा तो बड़े स्माइल करने लग जाते हैं और फिर गू यहाँ पर चुप हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी जब हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद बाहर आती है तभी यहाँ पर गू उसका कार में वेट कर रहा होता है और उसे आवाज देता है। तो वो बताती है कि मुझे ना अभी अपने रेंट वाले घर जाना था मेरा कुछ सामान लेने के लिए। तो वो कहता है कि कार में बैठो चलते हैं। फिर जेनी जैसी कार में बैठती है तो गू से पूछता है कि क्या तुम मेरे घर पे रहना चाहती हो। तो जेनी कहती है कि हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं फ्री में नहीं रहूंगी। और फिर ये इसे अपना कार्ड देने लगती है और कहती है कि इसमें मेरी सारी सेविंग्स है। तो गू मना करता है कि मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही मेरे घर पे रह सकती हो। फिर इसके बाद जेनी जैसी गू के साथ अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका सारा सामान फैला हुआ होता है। जेनी कहती है कि लगता है यहाँ पर कोई चोर आया हुआ होगा, नहीं तो मैंने ऐसा छोड़कर नहीं गई थी। तो गू कहता है कि जरूर तुम्हारे डैड यहाँ पर आए होंगे, तो चीजें चेक कर लो कहीं कुछ गायब तो नहीं है। तो जेनी जल्दी से एक बॉक्स देखती है जो कि खाली होता है। फिर वो यहाँ पर गू को बताने लगती है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम की चीजें लेकर चले गए। तो कहता है कि परेशान मत हो, मैं उसे वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर इतने में यहाँ पर लाइट चली जाती है तो जेनी कहती है कि रुको मैं अभी चेक करती हूँ, और तभी वो यहाँ पर इसे टकरा जाती है और दोनों की किस हो जाती है। फिर जैसी लाइट आती है तो जेनी से दूर होती है और कहती है कि सॉरी, ये मैंने जानबूझ के नहीं की।
तो गू से अपने पास करते हुए कहता है कि तुमने मुझे क्या जानबूझ के नहीं करी, हग या फिर किस। तो वो कहती है कि दोनों ही। और फिर वो जल्दी से अपना लगेज यहाँ पर पैक करने लग जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी यहाँ हॉस्पिटल में होती है और उसकी स्टेप मॉम उससे यहाँ पर मिलने आई होती है। वो उससे बताती है कि परसों तुम्हारे डैड का बर्थडे है, तो अपने हस्बैंड को लेकर बर्थडे पार्टी में जरूर आना। तो जेनी मना कर देती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। तो जेनी की स्टेप मॉम कहने लगती है कि लगता है तुम्हारा वो हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, इसलिए तुम उसे घर नहीं लाना चाहती हो अपने आप को एम्बैरेसिंग ना करने के लिए। अच्छा खासा फैमिली ने तुम्हारे लिए एक अच्छा बंदा ढूंढे, पर तुम हो कि शादी से बचने के लिए तुमने किसी भी लड़के से शादी कर ली। तो जेनी चिल्लाती है कि पहला तो ये कि वो कोई भी बंदा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा मैन है, और दूसरा ये कि मैं किसी से भी शादी करूं, आप होती कौन हो मुझे बोलने वाली। तो स्टेप मॉम यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि लगता है तुम्हारे बहुत ही पंख निकल आया है, जब तुम्हारी यहाँ जॉब चली जाएगी ना तो तुम्हें पता चलेगा। और वो गुस्सा करके यहाँ से जा रही होती है, तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और स्टेप मॉम को चिल्लाते हैं कि अब भी जेनी से माफी मांगो। तो स्टेप मॉम इनके व्हील चेयर को पैर मार के यहाँ से चली जाती है। फिर जेनी जल्दी से यहाँ पे ग्रैंडपा के पास आती है और कहती है कि आप ठीक तो है ना, आप इतना गुस्सा मत हो, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। पर ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे ये तुम्हें बुली करके गई है, मैं अभी रुको तुम्हारी हेल्प करता हूँ इसे सबक सिखाने में। और फिर वो तुरंत ही यहाँ पर गु को कॉल करने लग जाते हैं, जो कि अपने ऑफिस में होता है। वो ग्रैंडपा का कॉल उठाकर कहता है कि क्या काम है। ग्रैंडपा अभी मैं मीटिंग में हूँ। तो ग्रैंडपा इसे चिल्ला कर कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ को यहाँ पर बुली किया जा रहा है, उसके लिए फाइट करो। और फिर वो उसे सब बताते हैं। तो गु कहता है कि अच्छा, तो ग्रैंडपा आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ उसके डैड की बर्थडे पार्टी में जाऊँ और उसका जाकर उनके ऊपर गुस्सा निकालूं। तो ग्रैंडपा कह देते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगे ना तो मैं अपनी मन की चीजें करूंगा। और सब बोलकर ग्रैंडपा यहाँ पर गु का कॉल कट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनी के डैड के बर्थडे के लिए यहाँ पर उसकी सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आई होती है और वो अपने डैड को गिफ्ट देती है। तभी इतने में जेनी भी यहाँ पर घर पहुंच जाती है और वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो पता नहीं मेरे डैड क्या करते, इसलिए मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। फिर यहाँ पर जेनी के डैड और उसके स्टेप मॉम उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और कहने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आई है। और जेनी की स्टेप मॉम उसे ये भी पूछती है कि तुम्हारा वो हस्बैंड कहाँ पर है। तो जेनी की स्टेप सिस्टर कहती है कि मॉम ऐसा मत पूछो, जरूर मेरा ब्रदर इन लॉ दिखने में अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरी सिस्टर ने उसे लेकर नहीं आई है। तो स्टेप मॉम कहने लगती है कि देखा, तुम्हें ऐसी किसी भी बंदे से शादी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारे हस्बैंड से कहीं ज्यादा अच्छा तो चाओ का फियांसी ये है, देखो हमारे लिए कितने सारे गिफ्ट लाए हैं। तो जेनी इन्हें चिल्लाती है कि अगर आपने मेरे काम के और ग्रैंडमा की सेफ्टी के नाम पर मुझे धमकी ना दी होती ना तो मैं यहाँ पर आती ही नहीं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी गंदी ट्रिक्स आप दोबारा नहीं आजमाएंगी और मुझे यहाँ पर आने पर मजबूर नहीं करेंगी। तो जेनी के डैड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि अपने उस गरीब हस्बैंड को यहाँ पर लेकर आओ और जो मैंने तुम्हें पालने में इतने पैसे खर्च किया हो ना वो उसे बोलो वापस करने के लिए, और फिर ही तुम हमसे सारे रिश्ते तोड़ लेना। तो चाओ कहने लगती है कि डैड ऐसा मत बोलो, सिस्टर यहाँ पर बस से आई है तो इसका हस्बैंड जरूर एक कार अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आपको पैसे कैसे देगा, तो इसलिए भूल ही जाओ, वो गरीब बंदा यहाँ पर आएगा ही नहीं। पर तभी इतने में यहाँ पर गू तो पहुंच जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा शो चल रहा है। तो यहाँ पर जेनी के डैड पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। तो ये बताता है कि मैं जेनी का हस्बैंड हूँ और मेरा नाम गू है। तो जेनी की स्टेप सिस्टर इसका मजाक उड़ाने लगती है कि डैड लगता है ये बस दिखने में गुड लुकिंग है, लेकिन इसने यहाँ पर आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया है, तो जरूर इसने जो कपड़े पहना है ना ये भी रेंट वाले होंगे। फिर स्टेप मॉम यहाँ पर इसे पूछने लगती है कि तुम क्या काम करते हो और कितने पैसे कमाते हो। तो ये कहता है कि मैं छोटा सा बिजनेस करता हूँ और 1 मिलियन कमाता हूँ। ये सुनकर ये लोग कहते हैं कि इतने कम पैसे। फिर जेनी गू से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि सॉरी, मैं काम में इतना ज्यादा बिजी था कि तुम्हारे साथ यहाँ पर आने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाया। और फिर यहाँ पर गू के सारे गार्ड्स आ जाते हैं बहुत सारे गिफ्ट लेकर और गू बताने लगता है कि डैड ये सारे आपके बर्थडे गिफ्ट हैं। फिर जेनी की सिस्टर चाओ इन गिफ्ट को हाथ लगाने जा रही होती है, तो जेनी उसे रोक देती है और कहती है कि आप लोग तो मुझसे अपना रिश्ता कट करना चाहते हैं ना, तो आप लोग को ये गिफ्ट की क्या जरूरत है। और फिर यहाँ पर जेनी गू से कहने लगती है कि ये सारे गिफ्ट लाने के लिए बहुत थैंक यू, लेकिन ये लोग ही डिजर्व नहीं करते हैं, तो क्या मैं यहाँ पर अपने डिसीजन से ये सारे गिफ्ट को रिटर्न कर सकती हूँ। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, मेरी हर चीज तुम्हारी है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। और फिर वो यहाँ से अपने साथ जेनी का हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगता है। तो जेनी के डैड चिल्लाते हुए उसे रोकते हैं। तो गू कहता है कि ना आप जेनी को डिजर्व करते हैं और ना ये सारे गिफ्ट को। और फिर बाहर आने के बाद गू यहाँ पर जेनी से कहने लगता है कि तुम उनकी वजह से अपसेट मत हो। तो ये कहती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू। तो ये कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तो आखिर ऐसे कैसे मैं इन्हें तुम्हें बुली करने दे सकता था। तो ये सुनकर जेनी तो बहुत ही खुश हो जाती है और गू कहता है कि तुम खड़ी क्या हो, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों ही साथ में घर जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जेनी यहाँ हॉस्पिटल में होती है और वो गू के बारे में सोचकर बहुत ही खुशी होती है कि वो कितना अच्छा है, उसने कल मेरी कितनी हेल्प किया। फिर यहाँ पर इसकी कलीग लिन कहने लगती है कि हमारे हॉस्पिटल के जो पेशेंट ग्रैंडपा है उनका ग्रैंडसन तो कितना ज्यादा अच्छा है, अगर मुझे पहले इस बारे में पता होता कि वो लोग इतने अमीर और रिच हैं तो मैं उनसे काफी फ्रेंडशिप कर लेती। तो ये सुनकर जेनी सोचने लगती है कि कहीं गू मेरे बारे में ऐसा ना सोच रहा हो कि मैंने उसकी फैमिली में शादी करने के लिए उसके ग्रैंडपा के सामने अच्छी बनने की एक्टिंग करी हूँ। और फिर ये जेनी से पूछने लगती है कि क्या तुमने ग्रैंडपा के ग्रैंडसन को देखी हो।
और क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? तो जेनी मना करती है कि नहीं, मैंने नहीं देखी हूँ। तभी इतने में गू यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की मेडिकल रिपोर्ट लाया होता है और वो जेनी को साइन करने के लिए बोल रहा होता है। तो लिन कहने लगती है कि मैं भी तो डॉक्टर हूँ, लाओ मुझे दे दो, पर ये उसे नहीं, जेनी को ही देता है। और फिर जैसे वो यहाँ से चला जाता है तो ये जल्दी से उसका पेन लेकर उसके पीछे भागती है और कहती है कि मिस्टर गू, तुम अपना पेन भूल गए। तो ये कहता है कि रहने दो, वैसे भी मुझे दूसरों की टच की हुई चीज लेना पसंद नहीं है। और ये बोलकर वो जाके कार में बैठ जाता है। तो लिन बहुत ही गुस्से में चली जाती है। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर गुस्से कहने लगते हैं कि तुम एक मैरिड मैन हो, आखिर इतनी सारी लड़कियों को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? तो ये कहता है कि ग्रैंडपा, मैंने क्या किया? लगता है अभी आपकी आंखें ठीक नहीं है, चलो मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि तुम एक मैरिड मैन की तरह लग ही नहीं रहे हो, इसलिए अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो। तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ को यहाँ हॉस्पिटल में बुली किया जाता है और उसका डायरेक्टर भी उसे फेयरली ट्रीट नहीं कर रहा है। तो गू कहता है कि मुझे इस बारे में पता लग गया है। तो ग्रैंडपा इसे चाटा लगाते हैं और कहते हैं कि ये सब पता लगने के बाद भी अपनी वाइफ को बुली होने दे रहे हो। तो गू कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। फिर ये तुरंत ही कॉल लगा के सभी को हॉस्पिटल में बोनस देने के लिए बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी की छुट्टी होने पर जब वो हॉस्पिटल से निकलने वाली होती है तब यहाँ पर उसका डायरेक्टर आकर बताने लगता है कि आज की भी शिफ्ट तुम ही करने वाली हो, क्योंकि तुम्हारी जो कलीग है वो बीमार है। जेनी कहती है कि मैंने ऑलरेडी 2 शिफ्ट कर चुकी हूँ। तो डायरेक्टर कहता है कि वो तुम्हें फिर भी करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ अनफेयर हूँ तो यहाँ से रिजाइन करके चली जाओ। फिर जेनी अपसेट हो जाती है और वापस यहाँ काम करने बैठती है। फिर रात में जब वो अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके हॉस्पिटल से निकल रही होती है तभी वो यहाँ पर अपनी सिस्टर चाओ के बॉयफ्रेंड यी को यहाँ पर किसी और लड़की को किस करते हुए देख लेती है। और जैसे ही वो इसे देखता है तो इसके पास आकर कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो जेनी उसे मना करती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि गू यहाँ पर कार में बैठकर इन लोगों को देख रहा होता है। यहाँ पर ये तो इसे परेशान करे जा रहा होता है और जेनी उसे कैसे भी पीछे छुड़ाकर यहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर गू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर इसके बाद जब जेनी घर पहुंचती है तो उसके ग्रैंडपा का कॉल आया होता है और वो बताने लगते हैं कि मैंने तुम दोनों के लिए घर पे सूप भेजा हूं। तो जेनी यहाँ सूप को देखकर बहुत ही खुश होती है और सूप पीने लग जाती है। फिर इसके बाद जब गू भी घर आता है तो ये उसे भी देती है। तभी वो इससे पूछता है कि आज क्या तुम कोई प्रॉब्लम में फंस गई थी? तो जेनी सोचती है कि मुझे उसके बारे में बताकर इसे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर वो कहती है कि नहीं, मैं कोई भी प्रॉब्लम में नहीं थी। गू ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है। फिर रात में जेनी को नींद खुल जाती है और वो पानी पीने के लिए जैसे किचन में जाती है तो वो यहाँ पर गू को देख लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें रात में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और वो उसका ऐसा फेस देखकर जल्दी से उसका माथा टच करने लगती है और कहती है कि तुम्हें तो फीवर है। पर फिर गू यहाँ पर जेनी को इतना पास देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाता और उसे किस करने लग जाता है। जेनी जल्दी से उसे दूर करती है और अपने रूम में चली जाती है। फिर अगली सुबह जब जेनी अपने रूम से बाहर आती है तो गू उसे देखते के साथ ही उसे सॉरी कहने लगता है और बोलता है कि कल रात जो भी हुआ था मैं उसके लिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। जेनी कहती कि कोई बात नहीं, कल रात तुम बीमार थे इसलिए मैं समझ लूंगी कि तुम कंफ्यूज थे और मैं भूल जाऊंगी और प्रिटेंड करूंगी कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस तुम ऐसा दोबारा मत करना। ऐसा बोलकर ही चली जाती है और फिर गू तो यहाँ पर अपसेट हो जाता है। फिर इसके बाद जेनी जब यहाँ हॉस्पिटल में होती है तभी उसका डायरेक्टर आकर उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर ये लेटर क्या है, तुमने डीन को मेरे बारे में कंप्लेन करी। जेनी कहती है कि मैं बस आपसे इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझे फेयरली ट्रीट करें, जो कि आप कर नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे आपके बारे में कंप्लेन करना पड़ा। और वो ये भी कह देती है कि मैं कंप्लेन नहीं लेने वाली हूँ और जाने लगती है। तो डायरेक्टर उसे चिल्लाता है कि फिर मैं तुम्हें फायर करवा दूंगा। फिर इसके बाद जेनी को यहाँ डायरेक्टर और डीन दोनों ही अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वो समझ जाती है कि यहाँ डायरेक्टर ने उसके बारे में फिर से कंप्लेन कर दी है। वो जेनी से कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में रूमर फैली हुई है कि तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, फिर भी तुम यहाँ पर पेशेंट की फैमिली से मिलकर उनके साथ फ्लर्टिंग करती हो। जेनी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। तो डायरेक्टर मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो जेनी गुस्सा हो जाती है कि जब यहाँ पर मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और आप लोग को मुझ पर बिलीव ही नहीं है तो मुझे भी यहाँ पर काम नहीं करना, मैं रिजाइन कर रही हूँ। और वो अपना आईडी निकालते हुए यहाँ से रिजाइन करके जा रही होती है। और फिर इसके बाद जब वो अपनी सारी चीजें बॉक्स में पैक कर रही होती है तो यहाँ पे वो डायरेक्टर और इसकी कजिन लिन मिलकर इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिरकार उसे यहाँ पर अपनी जॉब से हाथ धोना ही पड़ा ना। लिन कहती है कि कोई बात नहीं ना, वैसे भी तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम मस्त घर पे बैठना, तुम्हारे हस्बैंड की कमाई खाना। हाँ, तुम्हारा हस्बैंड ओल्ड है तो क्या हुआ, है तो पैसे वाला ना, तभी तो तुमने उसे शादी करी होगी। तभी इतने में यहाँ पर गू पहुंच जाता है और कहता है कि किसने कहा कि उसका हस्बैंड ओल्ड है। तो लिनी से देखकर खुश जाती है और पूछने लगती है कि मिस्टर गू आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं। तो वो बताता है कि मैं अपनी वाइफ को पिक करने आया हूँ। तो लिन शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या आपकी वाइफ यहाँ पर हमारी कलीग है। तो ये जेनी से कहता है कि तुमने हमारी रिलेशनशिप को अभी तक पब्लिक नहीं करी। फिर ये इन लोगों से कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ही शाय है तो कोई बात नहीं, मैं ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं जेनी का हस्बैंड हूँ। फिर जेनी भी यहाँ पर गू का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि हाँ ये मेरा हस्बैंड है और देख लिया ना तुम लोगों ने, ये कोई ओल्ड नहीं है बल्कि इतना यंग और हैंडसम है। और फिर गू यहाँ पर इन लोग के सामने शो ऑफ करते हुए जेनी का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर लिन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेनी जब यहाँ सुबह उठती है तो वो देखती है कि गू ने उसके लिए पूरा स्टडी रूम प्रिपेयर करवाया है।
और वो उसके लिए नोट लिख कर गया है कि ये रूम स्पेशली उसके लिए। जेनी ये देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे थैंक्स करने के लिए मैसेज करती है। तभी इतने में जेनी को हॉस्पिटल से नर्स की कॉल आती है और वो बताती है कि एक पेशेंट लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है जब उन्हें आपके बारे में पता चला कि डायरेक्टर ने आपको फोर्स करके हॉस्पिटल से निकलवा दिया, इसलिए प्लीज आप हॉस्पिटल आ जाओ, नहीं तो वो यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान ही रही है। तो जेनी तुरंत ही यहाँ हॉस्पिटल आती है और उस पेशेंट को यहाँ पर कंसोल करती है कि आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट करूंगी। तो फिर वो लेडी खुश होकर फिर ट्रीटमेंट के लिए जाती है। हम देखते हैं गू के असिस्टेंट को, जो कि ये सब देखने के बाद गू को कॉल करके बता देता है कि बॉस मैंने अपना काम कर दिया। तभी लिन यहाँ पर जेनी से कहने लगती है कि सच में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करी, तुम कितनी चालाक हो ना, जो मिस्टर गू के सामने तुमने मुझे बुरा भी बना दी और तुमने ही इस पेशेंट को यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने के लिए बोली ना, ताकि तुम्हें वापस आने का मौका मिले, और असल में तो तुमने कभी रिजाइन करने का सोच ही नहीं और तुम बस एक्टिंग कर रही थी। तो जेनी कहती है कि अब मुझे समझ आया कि तुम मेरे साथ इतनी गुस्सा क्यों, तुम ये सब मिस्टर गू की वजह से कर रही हो, तुम मुझसे जेलस हो। तो लिनी से कहती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी और वो चली जाती है। और फिर जेनी सोचने लगती है कि आखिर पेशेंट को कैसे पता चला कि डायरेक्टर ने मुझे फोर्स करके यहाँ से निकाला है, आखिर कौन है जो सीक्रेटली मेरी हेल्प कर रहा है। फिर इसके बाद जेनी यहाँ घर पे होती है और वो गू को मैसेज करके उससे बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर गू जब उसको रिप्लाई दे रहा होता है तो बहुत ही स्माइल कर रहा होता है और उसके एम्प्लॉयज यहाँ पर जो कि उसे फाइल दिखाने आए थे वो ये देखकर नोटिस करने लगते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी को तो यहाँ पर पता लग गया होता है कि गू ने उसकी हेल्प किया है, तो वो उसे गिफ्ट देने के लिए उसके लिए पेन खरीदने गई होती है। और तभी यहाँ पर इसे मॉल में इसकी स्टेप सिस्टर चाओ मिल जाती है और वो यहाँ पर जेनी का मजाक उड़ाने लगती है। तो जेनी भी उसे अच्छे से बातें सुनाती है और उसका हाथ मोड़ के यहाँ से चली जाती है। तो चाओ कहती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनी को रास्ते में चाओ का बॉयफ्रेंड ये मिल जाता है और वो यहाँ पर फिर से इसे परेशान करने लगता है और कहता है कि आज तो तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती। पर इतने में यहाँ पर गू आकर इसका हाथ मोड़ता है और ये कहता है कि तुम जानते नहीं हो मेरी फैमिली कितनी अमीर है, मुझसे पंगा लोगे तो तुम बचोगे नहीं। तो गू इसे कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरी वाइफ को परेशान किया ना तो फिर तो तुम बचोगे ही नहीं और फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को सबक सिखाऊंगा। तो ये कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा और वो भाग जाता है। और फिर गू यहाँ पर जेनी से कहने लगता है कि तुम जब भी प्रॉब्लम में फंसती हो तो मुझे क्यों नहीं बताती हो और अकेले हैंडल करने की कोशिश क्यों करती हो, तुम्हें स्ट्रांग बनने का प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। जेनी पूछती है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों। तो गू कहता है कि क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो इसलिए। तो वो कहती है कि अगर तुम मुझे हमेशा इतने अच्छे से ट्रीट करोगे और ऐसा बोलोगे तो तुम्हें डर नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो ये कहता है कि इसमें क्या गलत है, अच्छी बात है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए और मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों रियल कपल बन जाए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग रियल कपल बनने का ट्राई कर सकते हैं। तो जेनी भी मान जाती है और फिर दोनों ही किस करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी गू के पास उसे थैंक यू बोलने पहुंचती है कि स्टडी रूम के लिए थैंक यू, और फिर वो उसे गिफ्ट में पेन देती है। तो वो उसे कहता है कि तुमने तो मुझे थैंक यू गिफ्ट पहले दे चुकी थी। तो जेनी समझ जाती है कि वो किसकी बात कर रहा है। तो वो कहती है कि ये कोई गिफ्ट थोड़ी ना था। तभी गू से फिर से किस के लिए पूछता है और फिर दोनों ही किस करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी को यहाँ पर उसकी फ्रेंड यूना का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ और कल मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तो जेनी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और फिर नेक्स्ट डे अपनी फ्रेंड यूना से मिलने पहुंचती है। यूना यहाँ पर पहुंचते ही जेनी से कहने लगती है कि तुमने मेरे पीठ पीछे शादी भी कर ली और मुझे बताई भी नहीं, चलो अब मुझे जल्दी से अपने हस्बैंड का फोटो दिखा दो। फिर जेनी यहाँ पर अपना मोबाइल चेक करती है और देखती है कि उसने तो अपना फोटो पोस्ट किया ही नहीं है। तो ये कहती है कि मेरे पास तो अभी उसका कोई फोटो नहीं है। तो यूना कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं उससे पर्सनली मिल लूंगी। और वो इसे पूछती है कि वैसे क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक बार अपने कोल्ड डेविल कजिन के बारे में बताई थी, तुम्हें पता है उसने भी शादी कर ली है। फिर तभी इतने में जेनी की नजर यहाँ पर गू पर जाती है जो कि किसी लड़की के साथ होता है। ये सोचती है कि आखिर ये लड़की कौन है, कहीं ये मिस्टर गू की एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं है। हम देखते हैं कि गू यहाँ पर अपनी किसी पुरानी फ्रेंड के साथ होता है और वो से कहता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड सॉन्ग तुम्हारे साथ नहीं आया। तो शिव बताती है कि एक्चुअली अब हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है और मैं अब सिंगल हूँ। गू कहता है कि अगर कभी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो। तो शिव बहुत ही खुश हो जाती है कि तुम तो पहले की तरह अभी भी उतने ही अच्छे हो, काश मैंने तुमसे शादी करी होती। तो गू इसे कह देता है कि पुरानी बातें निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अब मेरी शादी हो चुकी है। और फिर ऐसा बोलकर गू यहाँ से चला जाता है और शिव को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि मैं पता करके रहूंगी कि इसने किससे शादी किया है। फिर इसके बाद गू जब यहाँ पर घर आता है तो वो जेनी को बताता है कि आज काम में काफी बिजी था इसलिए घर आने में लेट हो गया। और फिर वो यहाँ पर फिर से जेनी को किस के लिए पूछते हुए उसे किस करने जा रहा होता है। तो ये उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे याद आया कल मुझे अपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो मैं उसकी तैयारी करने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर अपने रूम में भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जेनी किसी हॉस्पिटल में अपना इंटरव्यू देने के लिए निकलती है और वो सोच रही होती है कि आज मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है और इंटरव्यू पास करना है। और तभी रास्ते में वो एक ओल्ड लेडी को यहाँ बेहोश पड़ा देखती है
तो वो तुरंत ही यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करने लग जाती है और फिर वो पास में लोगों से बोलती है कि अभी इन्हें होश आ जाएगा, तो अब मैं जाती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और वो भाग जाती है। पर फिर भी वो यहाँ हॉस्पिटल में लेट पहुँचती है और अब तक इंटरव्यू खत्म हो चुका होता है, तो ये बहुत ही अपसेट होने लगती है। और फिर वो यहाँ पर शिव को देख लेती है और पहचान जाती है कि ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन गु के साथ बाहर मिल रही थी। जेनी इन लोगों की बातें सुन लेती है कि शिव यहाँ पर गु के बारे में ही बात कर रही होती है कि अब वो वापस आ गई है, तो वो गु को कहीं दूर नहीं जाने देगी और अब उसे अपना बना के रहेगी। जेनी सोच में पड़ जाती है कि क्या ये सच में गु के बारे में बात कर रही थी। और फिर इसके बाद जेनी यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा से मिलने गई होती है और वो ऐसी ख्यालों में खोई होती है। तभी ग्रैंडमा उसे पूछती है कि तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया है, तो क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ अच्छे से है? तो जेनी कहती है कि हाँ ग्रैंडमा। फिर इतने में यहाँ पर इसे गु का कॉल आने लगता है, ये कॉल नहीं उठाती। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है? और फिर यहाँ पर जेनी की ग्रैंडमा को गु का कॉल आने लगता है, तो वो पूछती है कि ग्रैंडमा आखिर उसके पास आपका नंबर कैसे गया है? तो ग्रैंडमा कहती है कि जरूर उसने तुम्हारे बारे में पूछने के लिए कॉल किया है। फिर वो कॉल उठा लेती है, तो गु पूछने लगता है कि ग्रैंडमा क्या जेनी आपके साथ है? तो ग्रैंडमा हाँ बोलती है। गु कहता है कि ग्रैंडमा मैं आज उसे पिक करने आऊंगा, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी बाहर वेट कर रही होती है और जैसे ही गु यहाँ पर पहुंचता है तो वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरा वेट कर रही थी? जेनी कहती है कि मेरी ग्रैंडमा जल्दी सो जाती है तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं खुद ही बाहर आ गई। फिर ये कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे कोई बात पर गुस्सा हो? तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे यहाँ पर पिक करने के लिए आए हो, तो मुझे तो उल्टा तुमसे सॉरी कहना था। ये कहता है कि चलो कार में बैठते हैं और इसका बैग पकड़ना चाह रहा होता है, पर जेनी से नहीं देती और खुद ही बैठ जाती है। फिर घर आने के बाद वो फिर से उसे पूछता है कि अगर तुम मुझसे कोई बात पर गुस्सा हो तो बोल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल चीजों के बारे में बात करनी थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो जेनी मना कर देती है कि आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी पर्सनल चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसे भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो भी गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे जब गु अपने ऑफिस में होता है तो वो अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछने लगता है कि अगर कोई लड़की तुम्हें लाइक करती हो लेकिन अचानक से वो तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करे तो इसका क्या मतलब होता है? असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्या आप अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं? तो गु कहता है कि रहने दो, तुम्हें क्या ही पता होगा। फिर इसके बाद हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने ग्रैंडसन हान के साथ होती है। जैसे ही उन्हें होश आता है तो वो उसे कहने लगती है कि वो लड़की कहाँ पर है जिसने मेरी जान बचाई थी। तो हान कहता है कि ग्रैंडमा हॉस्पिटल में तो आपके साथ ऐसी कोई भी लड़की नहीं आई। तो ग्रैंडमा कह देती है कि मैं नहीं जानती, तुम उस लड़की के बारे में पता करो, वो कौन थी, उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उससे पर्सनली मिलकर उसे थैंक्स बोलना चाहती हूँ। फिर इसके बाद हान यहाँ पर जेनी को ढूंढने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन पता करने लगता है और तभी इतने में यहाँ पर जेनी आई होती है ग्रैंडमा से मिलने के लिए। जैसे ही वो ग्रैंडमा के बारे में पूछती है तो हान उसे बताता है कि वो मेरी ग्रैंडमा है, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। फिर यहाँ पर जेनी ग्रैंडमा के पास आकर उनकी हेल्थ वगैरह के बारे में पूछ रही होती है, तो ग्रैंडमा तो उसे थैंक्स करने लगती है और यहाँ पर वो जेनी से बहुत सारे सवाल करने लगती है और उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर हान कहने लगता है कि ग्रैंडमा आप क्या बात कर रही है, देखो उसे कुछ काम होगा ना तो जाने दो। फिर जेनी जा रही होती है तो ग्रैंडमा कहती है कि अपना नंबर देकर जाओ, अगर मुझे कभी कुछ काम रहेगा तो मैं अपने ग्रैंडसन को तुम्हारे पास भेजूंगी। तो जेनी मान जाती है और अपना नंबर देने लगती है और ये देख के ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं गु यहाँ हॉस्पिटल में आया होता है और वो हान और जेनी को साथ में जाते हुए देखकर बहुत ही जेलस हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये लू ग्रुप कंपनी के सीईओ के साथ क्या कर रही है। फिर इसके बाद जेनी जैसे घर पहुंचती है तो वो गु को देखकर पूछने लगती है कि वो क्या कर रहा था। वो कहता है कि मैं बुक पढ़ रहा था, थोड़ी ना तुम्हारा वेट कर रहा था, और वैसे बताओ तुम कहाँ पर थी। तो वो सब बताने लगती है कि वो हॉस्पिटल में क्या करने गई थी और वहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही थी। गु कहता है कि तुम्हें मुझे सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी पर्सनल चीजें जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये इसे चिल्लाती है कि आखिर तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों नाम के कपल है तो क्या हुआ, तुम बाहर जाकर मेरी इमेज नहीं खराब कर सकती हो। तो जेनी कहने लगती है कि मैं तो उल्टा इनोसेंट हूँ और जो गलत काम कर रहा है वो तो तुम हो। पर गु तो इसकी बात ही नहीं सुनता और वो जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। तो ये भी गुस्से में अपने रूम में आ जाती है और फिर तभी यहाँ पर इसे हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि वो लोग उसे वापस से इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। फिर ये बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंड यूना को भी बता देती है। फिर नेक्स्ट डे हान की ग्रैंडमा उसे कह रही होती है कि तुम जेनी को यहाँ पर क्यों नहीं लाए, मुझे उससे मिलना था। तो हान अपनी ग्रैंडमा को खुश होकर बताता है कि वो यहाँ पर हॉस्पिटल आई हुई है। फिर इतने में जेनी यहाँ पर ग्रैंडमा से मिलने आती है और वो ग्रैंडमा को बता देती है कि मैं अभी यहाँ पर इंटरव्यू दी हूँ और देखते हैं अब मुझे यहाँ पर जॉब मिलती है कि नहीं। तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर इस हॉस्पिटल ने तुम्हें जॉब पे नहीं रखी ना तो इनका ही लॉस होगा, और वैसे मैं तो चाहती हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट तुम ही करो, तो क्या तुम करोगी। जेनी कहती है कि ग्रैंडमा वो तो मुझे हॉस्पिटल वालों से पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पर हान कहता है कि अगर तुम ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करने के लिए मान जाओ तो मैं हॉस्पिटल से बात कर लूंगा। तो जेनी भी हाँ बोल देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी जब रात में अपने घर जाने के लिए निकलती है तभी रास्ते में एक बंदा उसे बेहोश कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गु यहाँ पर घर पे होता है और वो जेनी का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर इतनी देर से वो घर क्यों नहीं आई। फिर ये अपने असिस्टेंट को कॉल लगा के जेनी के बारे में पता करने के लिए बोलता है।
तो अस्टिन बताता है कि जेनी आज मिस्टर लू के साथ बाहर रेस्टोरेंट में भी गई थी और अभी वो होटल गई हुई है। ये जानकर ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी को यहाँ पर कोई आदमी अपने साथ होटल रूम में लाया होता है और उसने उसे ड्रग दिया होता है। पर इतने में यहाँ पर गु अपने अस्टिन के साथ पहुंच जाता है जेनी को बचाने के लिए और वो इस बंदे को खूब मारने के बाद जेनी के पास जाता है और वो उसे बताने लगता है कि ये मैं हूँ, देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। तभी जेनी तो यहाँ पर गु को किस करने लग जाती है और वो इसे कहता है कि तुम्हें याद तो है ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो जेनी कहती है कि हाँ मुझे पता है। फिर दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद जब जेनी की नींद खुलती है तो वो गु को देखकर उसे कहने लगती है कि उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अभी यहाँ पर गुई से कहता है कि क्या तुम मिस्टर हान को जानती हो। तो ये कहती है कि क्या तुम भी जानते हो, मैं उनसे एक्चुअल में सिर्फ 2 ही बार मिली हूँ। तो ये कहता है कि तुम बस उससे 2 ही बार मिली और उसके साथ डिनर पे चली गई। तो जेनी यहाँ पर इसे बताती है कि मैंने उसकी ग्रैंडमा की जान बचाई थी, इसलिए मिस्टर हान ने मुझे डिनर की ट्रीट दी और मेरा उनके साथ कोई रिश्ता थोड़ी ना है और मैं उन लोगों की तरह थोड़ी ना हूँ जो शादी के बाद बाहर चीट करे। तो गुई से कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी। जेनी से बताने वाली होती है कि इतने में गु के फोन पर शू की कॉल आने लगती है और ये देखकर जेनी गुस्सा होकर चली जाती है। और फिर रास्ते में जेनी को उसकी स्टेप सिस्टर मिल जाती है जो कि उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने आखिर मेरे बॉयफ्रेंड क्यू को सेड्यूस क्यों करी, वो मुझसे ब्रेकअप कर रहा है। जेनी से चिल्लाती है कि तुम कुछ भी बोल रही हो और मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही हो और वो यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर जेनी को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि वो लेडी फिर से उसे देखना चाहती है। फिर जेनी यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचती है। तभी यहाँ पर वो लिन को देखती है जो कि उसके बारे में झूठी झूठी बातें कर रही थी। तो जेनी जाकर यहाँ पर इसे चिल्लाती है और वो झगड़ा कर लेती है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में कुछ भी फैला रही हो। फिर लिन तो यहाँ पर डीन से जेनी के बारे में कंप्लेंट करने लगती है। पर डीन तो यहाँ पर उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय जेनी से कहने लगता है कि तुम वापस से हॉस्पिटल में काम करने आ जाओ। तभी लिन ये सुनकर शॉक होती है और डीन को ही चिल्लाने लगती है कि आखिर आप इसे काम पर कैसे रख सकते हैं। तो ये सेक्रेटरी को बुलाकर इसे बाहर करवा देते हैं। और फिर जेनी भी यहाँ पर इन्हें मना कर देती है कि अब वो इस हॉस्पिटल के लिए कभी काम नहीं करेगी। और फिर जेनी यहाँ पर इन्हें सुनाने के बाद यहाँ से चली जाती है और अपनी फ्रेंड यूना के साथ मिलकर पार्टी करती है और उसे कहती है कि वैसे तो उसे लगता है कि कोई तो सीक्रेटली उसकी हेल्प कर रहा है। और फिर जेनी जैसे यहाँ पर वॉशरूम जाती है तो वो यहाँ पर शू को देख लेती है जो कि गु के साथ थी और ये शू भी जेनी को देखकर पहचान जाती है कि वो गु की वाइफ है। तो ये जानबूझ के उसे दिखाने के लिए गु के क्लोज जाने लगती है और जेनी ये देखकर सच में गलत समझ लेती है और यहाँ से चली जाती है। पर फिर हम देखते हैं कि गुई भी यहाँ पर अपनी फ्रेंड को दूर करता है और उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अब मैं मैरिड हूँ तो तुम्हें मेरे से ऐसे क्लोज नहीं होना चाहिए। और वो चला जाता है और यहाँ पर जेनी अपनी फ्रेंड के पास जाकर गु के बारे में बताने लगती है। तो यूना को बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर ये कैसा बंदा है, रुको मैं अभी उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाती हूँ। तो जेनी से रोक लेती है कि रहने दो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी अपनी फ्रेंड यूना के साथ पार्टी करने के बाद बहुत ही ड्रंक होती है और फिर वो रास्ते में यहाँ पर बहुत ही इधर उधर गिरने लगती है। तभी इतने में यहाँ पर गु आ जाता है और वो जब जेनी को अपने साथ ले जाने के लिए कार में बैठाता है तो ये कहती है कि तुम बहुत ही बुरे हो। तो ये कहता है कि तुमने मुझे पहचानी भी हो मैं कौन हूँ। तो ये इसका नाम लेती है। तो गु कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने क्या किया। तो जेनी यहाँ पर इसे बताने लगती है पर वो आधी बातें बोलते ही सो जाती है। फिर अगली सुबह जब जेनी की नींद खुलती है तो वो गु को अपने आप को ऐसे देखते हुए डर जाती है और पूछती है कि वो इसे ऐसे क्यों देख रहा है। तो ये इसे कहता है कि लगता है तुम भूल चुकी हो कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या करी। वो इसे सारे निशान वगैरह दिखाने लगता है। तो जेनी तो कुछ और ही समझ लेती है कि ये सब वो किसी और लड़की के साथ करके आया है। तो यहाँ पर गु कहता है कि आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो, क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ है। जेनी कहती है कि अच्छा ठीक है बताती हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि शू कौन है, तुमने पहले मुझे कभी उसके बारे में नहीं बताया। तो ये कहता है कि तुम सब गलत सोच रही हो और फिर ये उसे उसके बारे में बताने ही जा रहा होता है कि इतने में कोई डोरबेल पे जाता है। फिर गूजा के दरवाजा खुलता है और देखता है कि यहाँ पर तो उसके ग्रैंडपा आए होते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो जेनी भी पूछने लगती है कि ग्रैंडपा अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तो बस तुम दोनों को ऐसे ही देखने आया था और लगता है तुम दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा है तो फिर मैं जाता हूँ। तो जेनी जल्दी से उन्हें रोकती है और कहती है कि ग्रैंडपा डिनर करके जाओ। और फिर वो जल्दी से खाना बनाने चली जाती है और ग्रैंडपा यहाँ पर गु से पूछने लगती है कि क्या तुमने जेनी को बुली करे हो। तो गु कहता है कि ग्रैंडपा आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने उसे बुली किया कि उसने मुझे करी है। और वो अपने निशान वगैरह दिखाता है तो ग्रैंडपा तो खुश जाते हैं। और फिर इसके बाद वो दोनों के साथ बैठ के डिनर करने लगते हैं और जेनी को खाना सर्व करने लगते हैं बहुत ही खुश होकर। फिर ग्रैंडपा के जाने के बाद जेनी और गु दोनों साथ मिलकर घर की क्लीनिंग वगैरह कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जेनी को उसकी फ्रेंड यूना का कॉल आता है और वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, कल रात में इतनी ड्रंक थी कि मुझे होश में ही नहीं था कि तुम कब गई।
जेनी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा हस्बैंड कल मुझे लेने आया था और मैं अभी घर पे हूँ। तो यूना तो बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि उस चीटर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। तो जेनी कहती है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन ना मैंने सोच ली हूँ कि मैं उसे डिवोर्स लेके रहूंगी, क्योंकि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं उसे किसी दूसरी वुमेन के साथ शेयर करूँ। फिर हम देखते हैं कि गू तो यहाँ पर बहुत ही गुस्से में घर से चला जाता है और जेनी सोचती है कि क्या ये फिर से उसी लड़की शू से मिलने गया है। फिर इसके बाद जेनी यूना से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मुझे पुलिस का कॉल आया था और उन लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने मुझे हैरेस करने की कोशिश किया था और उसी ने मुझे ड्रग भी दिया था। उन्होंने बताया कि वो वही आदमी है जिसके साथ मेरे डैड मेरी फोर्सली शादी करवाना चाहते थे, मिस्टर वांग। और मुझे पुलिस ने ये भी कहा कि उसे पकड़वाने में मेरे हस्बैंड ने काफी हेल्प किया है। तो मुझे अब तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे काफी गलत समझ ली हूँ। तो यूना कहती है कि माना कि उसने तुम्हें इसमें बचाया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसने तुम्हें चीट नहीं किया। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए अब तुम ज्यादा मत सोचो और इस चीटर को छोड़ दो। तुम्हारे पास आगे लाइफ में और अच्छे हैंडसम लड़के मिलेंगे। और फिर यूना तो इस खुशी में अपनी और जेनी की फोटो लेकर पोस्ट भी कर देती है कि मेरी बेस्टी की चीटर से छुटकारा पाने की खुशी में हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। तभी यहाँ पर गू यूना का पोस्ट देख लेता है और इसे पता लगता है कि यूना और जेनी तो बेस्ट फ्रेंड है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी यहाँ पर टैक्सी का वेट कर रही होती है, पर एक भी टैक्सी उसे नहीं मिलती। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो जेनी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गू पहुँचता है और इन दोनों को ऐसे साथ जाता हुआ देखकर वो बहुत ही जेलस हो जाता है। फिर यहाँ पर वो घर पे होता है और जेनी घर पे आती है तो ये उसे यहाँ पर रूल सुनाने लगता है कि तुम इतना लेट घर नहीं आ सकती हो, तुम्हें 10:30 तक घर आना चाहिए। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है और फिर जेनी यहाँ पर सोच में हो जाती है कि आखिर ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा था। फिर इसके बाद जेनी अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाती है और तभी वो देखती है कि स्टेप मॉम यहाँ पर आकर उसकी ग्रैंडमा से लड़ रही होती है। तो जेनी का भी यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिसके बाद स्टेप मॉम की बातों की वजह से जेनी यहाँ पर बहुत अपसेट हो जाती है और फिर रास्ते में वो यहाँ बेहोश हो जाती है। तभी इतने में गू उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है और फिर जल्दी से उसे उठा के लेके हॉस्पिटल आता है। जेनी उसे थैंक यू बोलने लगती है तो ये कहता है कि हमारे बीच में थैंक यू की क्या जरूरत है। तो जेनी कहती है कि क्या तुम शू को भी ऐसे ही बोलते थे। तो गुई से बताता है कि शू मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बस मेरी नॉर्मल फ्रेंड थी और उसका जो हस्बैंड था सॉन्ग, हम तीनों जन क्लासमेट थे और बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी थे। पर फिर वो दोनों की शादी हो गई और वो लोग अब्रॉड चले गए थे और अब वो वापस आई है और उसने बताई कि उसका डिवोर्स हो गया। तो सिर्फ इसी वजह से मैं उसकी हेल्प करने के लिए उससे मिल रहा था और हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो जेनी कहती है कि शू को मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुनी थी और वो तो कह रही थी कि तुम दोनों साथ होने वाले हो। तो ये कहता है कि अच्छा, तो तुम उस शू की बात पर बिलीव करोगी और अपनी हस्बैंड की नहीं। जेनी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जो तुम्हारे नेक पर निशान है वो सब क्या है। तो ये कहता है कि तुम्हें अभी भी नहीं याद आया। तो जेनी यहाँ पर रात के बारे में याद कर लेती है और उसे कहती है कि यानी ये मैंने करी हूँ। फिर यहाँ पर शू वाली मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लीन हो जाती है और गू यहाँ पर जेनी से पूछता है हान के बारे में। तो ये भी उसे क्लियर करती है कि हान और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जैसा वो सोच रहा है। वो बताती है कि मैंने उसकी ग्रैंडमा की जान बचाई थी और फिर तभी हम लोग हॉस्पिटल में मिले थे। फिर जेनी की ग्रैंडमा यहाँ पर उसे मिलने आई होती है तो गू कहने लगता है कि मैं बाहर जाता हूँ, आप लोग बात कर लो। तो जेनी उसे रोक कर कहती है कि नहीं, तुम भी तो अब मेरी फैमिली का हिस्सा हो तो तुम यहीं पर रहो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेनी को फिर से हान की ग्रैंडमा यहाँ पर मिलने के लिए बुलाती है और तभी इसे गू का कॉल आता है तो ये बाहर आ जाती है बात करने के लिए। और तभी इतने में हान यहाँ पर आया होता है उससे कुछ बात करने के लिए और तभी उसे पता लग जाता है कि जेनी का तो हस्बैंड है। ये जानकर वो काफी शॉक होता है और फिर जेनी तो यहाँ से चली जाती है गू से मिलने के लिए। फिर इसके बाद घर पे हम देखते हैं कि गू ने जेनी के लिए डिनर प्रिपेयर किया होता है। फिर इसके बाद वो यहाँ पर उसके क्लोज जाने लगता है तो वो जल्दी से उसे दूर करती है और वो उसे बताती है कि वो अपने पेरेंट्स की वजह से किसी भी रिश्ते को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। जैसे उसके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे इसलिए उसे लगता है कि कोई भी रिश्ता इतना क्लोज नहीं हो सकता। तो गू उसे समझाता है कि मैं तुम्हें अपने एक्शन से यकीन दिलाऊंगा कि मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर इसके बाद जेनी को यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसे हॉस्पिटल में यहाँ पर जॉब मिल गई है और फिर इसे पता लगता है कि उसे हान की वजह से जॉब मिली है और हान उसे बताता है कि ये हॉस्पिटल उसका ही है इसलिए। तो जेनी यहाँ पर कहती है कि फिर तो मैं इस बारे में सोचना चाहूंगी, मुझे कोई कनेक्शन से जॉब नहीं करनी है। तो वो कहता है कि ये तुम डिजर्व करती हो, तुम वहाँ पर मेरी ग्रैंडमा की जान बचा रही थी इसलिए तुम इंटरव्यू के लिए लेट हुई थी, तो सिर्फ इस वजह से मैंने तुम्हें चांस दिया हूँ क्योंकि तुम इस लायक हो। पर जेनी तो फिर भी सोचने का टाइम लेती है। फिर इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलने गई होती है और उसे सब बताती है कि गुगू के बारे में सब उसने मिसअंडरस्टैंड कर ली थी और अब दोनों के बीच में सब ठीक हो गया है। और वो ये भी कहती है कि अब वो जल्दी अपनी और उसके रिलेशनशिप को पब्लिक करेगी। फिर यूना जब यहाँ पर गू का पूरा नाम सुनती है तो वो शॉक हो जाती है और मन में सोचती है कि उसका जो डेविल कजिन है वो ही जेनी का हस्बैंड है। फिर इसके बाद गू अपने ग्रैंडपा से मिलने गया होता है पर यहाँ पर तो यूना होती है और वो उसे बताती है कि वो शू यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलने आ रही थी तो इसने जानबूझ के ग्रैंडपा को यहाँ से भेज दी। तो गू कहता है कि फिर तो तुमने बहुत ही अच्छा काम करी हो, तो फिर ठीक है अब मैं कंपनी जाता हूँ, मुझे काम है।
फिर शू यहाँ पर बीमार होने का बहाना करके गो को हॉस्पिटल में बुलाती है और कहती है कि तुम मेरी इकलौते फ्रेंड हो, तो तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा। गो यहाँ पर उसे मिलने तो जाता है पर उसे सारी चीजें क्लियर करता है कि वो उसके बारे में कुछ भी ऐसी चीजें ना सोचे। वो कह देता है कि मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही खुश हूँ और चला जाता है। फिर जेनी ने यहाँ हॉस्पिटल में जॉब करने का डिसाइड कर ली होती है और इसकी फ्रेंड यूना यहाँ इसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आती है। तभी हान यहाँ इन दोनों को साथ में ही डिनर के लिए पूछता है तो वो दोनों ही मान जाती है। पर गू को जब इस बारे में पता लगता है तो वो बहुत ही जेलस होकर जेनी को डिनर के बीच में ही लेने के लिए आ जाता है और गू को देखकर यूना उसे ब्रदर कहने लगती है। फिर यहाँ पर हान भी उसे कहने लगता है कि वो बीच में जेनी को कैसे ले जा सकता है, तो गू यहाँ पर उसके साथ आर्ग्यूमेंट करता है। जेनी इन दोनों को झगड़ा करने से रोकती है और गू के साथ बाहर जाती है और फिर इसे ये भी पता लगता है कि ये यूना का कजिन है। तो कहती है कि अच्छा तो तुम ही वो कोल्ड वाले डेविल हो जिसकी वो बात करती रहती है। गू कहता है कि अच्छा तो मेरी सिस्टर मेरे बारे में तुम्हें बुराई करती है। तो जेनी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। फिर दोनों घर जाकर साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि गू और जेनी के बीच की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चल रही होती है और फिर ये लोग एक पार्टी में गए होते हैं और यहाँ पर गू जेनी का उसकी फैमिली से बदला लेने में हेल्प करता है और जो जेनी की मॉम की सारी चीजें थी जो उसके डैड ने ले लिए थे वो उसे दिलवा देता है और वो अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करता है कि वो ही इस शहर का रिचेस्ट मैन है। फिर यहाँ पर तो जेनी की फैमिली गू को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं और फिर वो यहाँ पर आकर जेनी से सारी चीज़ों के लिए सॉरी कहता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी उसे छुपाया हुआ था। तो जेनी उसे माफ़ कर देती है कि तुमने वैसे मेरी इतनी हेल्प करे हो, लेकिन फिर वो उसे कहती है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे लायक क्यों नहीं हूँ, तुम्हारी फैमिली काफ़ी अमीर है। तो गू यहाँ पर इसे कहता है कि तुम मुझे एक चांस तो दो, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, मैं तुम्हें एहसास दिला के रहूँगा कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। फिर वो जेनी को साथ में पार्टी में लेकर आता है और अपनी रिलेशनशिप को अनाउंस करता है और फिर यहाँ पर इसके डैड यहाँ पर इसका फायदा उठाने चाह रहे होते हैं कि अब गू उनका सन इन लॉ है, पर जेनी इन लोगों के साथ अपने सारे रिश्ते कट कर लेती है और फिर उसके बाद गू और जेनी अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड करने लग जाते हैं और बहुत ही हैप्पी होते हैं। और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और जेनी प्रेग्नेंट होती है और दोनों ही बेबी आने की तैयारी करने लग जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।